नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं पवन सिंह चौहान आज फिर आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही प्यारा और एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जो शायद किसी एग्जाम में न आया हो। हर एग्जाम में इसकी पूरी पूरी संभावना होती है आने की, और वो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको, पंचायती राज। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज। हम पंचायती राज के बारे में थोड़ा जानते हैं कि सबसे पहले तो ये कि इसका जो भारत में प्राचीन काल में सिस्टम क्या था, और प्राचीन काल से आते आते वर्तमान तक 2021 तक इसका स्वरूप क्या है। तो थोड़ा इसका एक बार हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री जानने से थोड़ा आपको एक फायदा मिलेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पंचायती राज की। तो पंचायती राज में सबसे पहला तो ये एक सिंपल सा सवाल भी पूछा गया कई बार एग्जाम में कि बताइए, भारत के अंदर जो आपका जो पंचायती राज है, पंचायती राज की जो सबसे जो प्राचीन जो साक्ष्य मिले हैं, ये साक्ष्य कहां पर मिले हैं? पंचायती राज की जो सबसे जो प्राचीन जो साक्ष्य है, ये पंचायती राज की सबसे पुराने जो साक्ष्य मिले हैं, ये कहां पर मिले हैं? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फैक्ट के रूप में। आपको अगर इसको एक फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, अपना जो दक्षिणी भारत है उसमें हुआ करता था चोल साम्राज्य। तो इस चोल साम्राज्य के अंदर सर्वप्रथम इसके क्या है कि आपको साक्ष्य मिलते हैं। मतलब भारत के अंदर पंचायती राज की जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां पर मिलते हैं? आपके मिलते हैं सबसे पहले चोल साम्राज्य में। ये देखो, सबसे पहला साक्ष्य। इसके बाद में दूसरा हम बात करते थे, हमारे यहाँ पे अंग्रेज आ गए थे। तो अंग्रेजों के सामने जब हमारे अंग्रेजों के यहाँ पे शासन था, तो उस समय लॉर्ड रिपन, सुना होगा, भारत का एक गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन, इनको माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। और ये भी फैक्ट के रूप में पूछा गया बहुत बार फैक्ट के रूप में पूछा गया है कि बताइए, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो जनक की हम बात करें तो 1882 में जो आपके लॉर्ड रिपन यहाँ के जो आपके गवर्नर जनरल थे तत्कालीन, इनको माना जाता है। इससे हम आगे बढ़ते हैं 1882 के बाद में जब यहाँ पे हम देखते हैं 1919 का जो आपका अधिनियम आया था, इसको पहली बार वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ये भी एक फैक्ट के रूप में पूछा गया है हाल ही के एग्जाम के अंदर। एग्जाम में पूछा गया, अभी एक रिसेंट एग्जाम हुआ था आपका, जो रेलवे का जो एग्जाम हुआ है अभी, उसमें पूछा गया था ये कि भारत के अंदर अंग्रेजों के समय पहली बार पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को इसको वैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसको जो वैधानिक मान्यता है दोस्तों, वो प्रदान की गई थी आपको 1919 के अधिनियम के तहत। ये तो हमारा चल रहा अंग्रेजों के दौरान के बाद इसमें क्या हुआ, यहां तक हम पहुंच गए। अब आपको पता है दोस्तों कि हमारा यहां से एक भारत के अंदर एक तगड़ा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, बिल्कुल एकदम बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं भी घट रही थी, और पूरा देश अंग्रेजों को भारत से निकालने को लगा हुआ था। तो आपने देखा होगा, इसी समय एक हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें शायद कोई नहीं जानता, महात्मा गांधी, बच्चा उनको जानता है और दुनिया में उनका नाम है। उनका यहाँ पता आपको पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में उनका यहाँ पे एंट्री हो गई थी। हालांकि एंट्री तो बहुत पहले हो गई थी उनकी, जो आपने सुना होगा कि आपका जो बहुत सारे जैसे मील आंदोलन वगैरह हुए, नील आंदोलन हुए, लेकिन जो पूर्ण रूप से जिसे हम कहते हैं गांधीवादी युग, मतलब भारत का जब हम पढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन तो उसमें आता है गांधीवादी युग, वो यहीं से शुरू होता है, और यहां से गांधी का एक बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो यहां से महात्मा गांधी की क्या हो गई, यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण रूप से एंट्री हो गई खतरनाक तरीके से। अब महात्मा गांधी एक खुद वकील थे, आपको पता है महात्मा गांधी एक अच्छे प्रसिद्ध वकील रहे हैं, और विदेशों में जाके उन्होंने, पता होगा आप लोगों को, साउथ अफ्रीका वगैरह बहुत सारे वहां पे केस लड़े, तो एक जाने माने वकील थे। तो महात्मा गांधी जब यहाँ पर अपने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए, तो उनका एक ड्रीम बन गया। ड्रीम क्या बन गया कि भाई मेरा देश जब आजाद हो, तो यहाँ पे वही चीज कौन सी, ये पंचायती राज वाला सिस्टम है ना, बोला ये होना चाहिए। यहाँ पे ग्राम पंचायत उनका ड्रीम था, उनका ये ड्रीम था। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? जैसे मैंने बताया भी आपको कि महात्मा गांधी एक खुद वकील थे, और उन्हें पता था कि कानूनी प्रक्रिया में एक आदमी को, जो सामान्य आदमी, जल्दी से उसको न्याय नहीं मिल पाता।
यहाँ पे तारीख पे तारीख मिलती है, तारीख पे तारीख चलती जाती, बेचारा आदमी बुढ़ा हो जाता, मर जाता है, लेकिन उसका कोई फैसला आता ही नहीं है। महात्मा गांधी इस चीज से वाकिफ थे और उन्हें पता था कि ये ऐसे न्याय जो प्रणाली है वर्तमान में, इससे आम आदमी का उद्धार नहीं हो सकता, उसको पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिलेगा। तो गांधी जी ने एक चीज यहाँ पे देखी थी कि भाई तो मैं मेरे भारत का इतिहास पढ़ता हूं तो मैंने एक चीज नोट की है। नोट क्या थी? आज भी हम देखते हैं गांव वगैरह में ये सिस्टम चलता है कि भाई गांव में किन्हीं दो पक्षों के मध्य किसी चीज को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया तो वहां पे 5 लोग बैठते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, जिनका जिंदगी का अनुभव होता है, और दोनों पक्षों को बिठा के दोनों पक्षों की बात सुनते हैं और फिर देखते हैं कि किसकी क्या गलती है और उसका समाधान वही करते हैं। इसे हम हमारे ग्रामीण भाषा में कहते हैं पंचायत वाला सिस्टम, पंच पटेल वाला सिस्टम। तो महात्मा गांधी ने एक चीज देखी थी कि मेरे भारत के अंदर ये जो पंच पटेल वाला सिस्टम है, जो स्थानीय स्वशासन जो टाइप का एक सिस्टम है, ये प्राचीन काल से था और बहुत अच्छा था। इसके अंदर एक तो आदमी अपने लेवल पे खुद विकास करता है कि जैसे मेरे गांव में मुझे क्या करना है, तो वहीं के लोग बैठ के विकास के संबंधित चर्चाएं करेंगे, उनके लिए कौन क्या योगदान दे सकता है, कहां से कहां मदद मिल सकती है, एक पूरी प्रक्रिया का वहां पे क्या होता था, ढंग से काम होता था। तो गांधी जी ने ये देखा कि जो न्याय सिस्टम है बहुत सिस्टमेटिक काम नहीं करता, आम आदमी की पहुंच से दूर है, तो गांव का यहाँ पे विकास होने बहुत तभी दिक्कत आ रही है। तो उनका ड्रीम भी महात्मा गांधी का यही था कि मेरे जब देश को आजादी मिले तो यहाँ पे नागरिकों को स्थानीय प्रशासन की ये शक्तियां प्रदान की जाए। और देखो इसके लिए बताऊंगा आपको, एक महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध कोटेशन भी है। कोटेशन आप सब लोगों ने सुना भी होगा इनका। ये जो आप कोटेशन देख रहे हो, यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। यह महात्मा गांधी का एक कोटेशन है और बहुत ही प्यारा कोटेशन है और उनकी एक दूरदर्शिता इसमें दिखाई देती है। इसके बाद में हम देखें, ये तो उनका कोटेशन हो गया। महात्मा गांधी की एक बुक थी और बुक का नाम जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे, कि माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। इस पुस्तक के अंदर महात्मा गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था का इसमें उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक के अंदर महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा जो ये पंचायती राज सिस्टम आप देख रहे हो, ये कुल मिला के महात्मा गांधी का दिया हुआ कंसेप्ट है और उसी को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको पता है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया और हमें ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिल गई। इसके बाद में हमारा जब संविधान निर्माण प्रक्रिया चल रही थी तो आप लोग पढ़ते हो कि हमारा जो संविधान का भाग 4 है, डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उसके अंदर महात्मा गांधी के ड्रीम को भी जगह दी गई, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। डीपीएसपी जो आपका राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आप लोग हम इसके थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, ये भी आपके सिलेबस में टॉपिक है। इसके अंदर अनुच्छेद 40 के अंदर क्या कर दिया, महात्मा गांधी के इस सपने को यहां पे फिट कर दिया। क्या है, हम लोग पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। राज्य क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपका ये जो भाग 4 है, ये भाग 4 है, ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, राज्य की इच्छा पे है कि इसको कब और कैसे किन परिस्थिति में इसको लागू करेगा। इसीलिए इसको यहां पे डाला गया 40 के अंदर भी राज्य क्या करेगा, आने वाले समय में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई भारत अपना आजाद हो गया और आजाद होने के बाद संविधान भी बन गया और संविधान बनने के बाद में क्या हुआ कि अब हमें भारत का विकास करना था। अब हमें क्या करना था, भारत का विकास करना था। तो विकास कैसे हो, सबको पता है कि भारत की अधिकांश जनता कहां निवास करती है, गांवों के अंदर। मतलब 75% से भी ज्यादा जनसंख्या कहां निवास कर रही है, गांवों के अंदर। तो भाई जब भारत का विकास कैसे करना है, गांवों का विकास कर दो, अपने आप भारत का विकास हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, एक कमेटी बनाएगी, एक प्रसिद्ध कमेटी बनाएगी और कमेटी का नाम था के एम मुंशी कमेटी। के एम मुंशी कमेटी का गठन किया गया
और इसने क्या कहा कि भाई एक काम करो, विकास करना ना भारत का, तो तुम एक काम करो, गवर्नमेंट को इसने बताया रिपोर्ट के अंदर कि तुम अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दो, और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत बार ये फैक्ट के रूप में एग्जाम में आया हुआ है कि भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये कब शुरू हुए, तो ये 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी की जो बर्थडे जिस दिन मनाते हैं 2 अक्टूबर को, उसी दिन इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। ये डेट भी कई बार एग्जाम में आई हुई है कि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम को किस तिथि को शुरू किया गया, तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को इसको क्या कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया। और कुछ समय बाद में इस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जो आपके 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू हुए, इसकी समीक्षा के लिए कुछ समय बाद में एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी का नाम था बलवंतराय मेहता कमेटी, बलवंतराय मेहता समिति। और इसने क्या किया, इस प्रोग्राम का क्या रिसर्च करके गवर्नमेंट के सामने, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, और उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया कि जिस तरह से आप ये प्रोग्राम जो चला रहे हो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम वगैरह, ये इनसे तो क्या होगा कि आने वाले 100 साल के अंदर भी भारत का विकास नहीं होना है, आने वाले 100 साल में भी विकास होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हर आदमी की पहुंच के अंदर उसको पूरा क्या मिल रहा, फायदा नहीं मिल रहा। तो बोला क्या किया जाए, बोला क्या करना है कि आप तो एक काम करो, जब बलवंतराय मेहता से पूछा गया कि आप बताइए फिर हम कैसे यहाँ भारत का मतलब विकास करें, यहाँ पे लोगों को कैसे पावर दे, कैसे जागरूक करें, तो बोला आपको करना क्या है, याद कीजिए महात्मा गांधी से आपने क्या प्रॉमिस किया था अनुच्छेद 40 के अंदर कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे, तो आपको क्या करना है, उसी को तो करना है। आप ग्राम पंचायत सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर रूप से इंप्लीमेंट कर दो। तो देखो इन्हीं के कहने पे जो आपके जो बलवंतराय जो मेहता जो समिति थी, तो पहली बात तो इसने रिपोर्ट में क्या पेश किया गवर्नमेंट के सामने, बलवंतराय मेहता समिति ने कहा कि भाई यहां पर आप क्या कर दो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कर दो। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसका मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण मतलब ये जो पावर है, ये जो एक जगह केंद्रित है, इसको तुम सब लोगों में क्या कर दो, इसको बिखेर दो, इसको एक जगह केंद्रित न करके इसको विकेंद्रित कर दो। तो इससे क्या होगा कि हर आदमी क्या करेगा, प्रशासन में क्या करेगा, मदद करेगा, विकास कार्यों में मदद करेगा। और बोला ये कैसे हो सकता है, बोला ये हो सकता है पंचायती राज व्यवस्था से ही हो सकता है। तो ये है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। एग्जाम में आया हुआ है तो पटवार के अंदर 2013 के अंदर कि बताइए पंचायती राज किसका उदाहरण है, तो उसके अंदर जो राइट ऑप्शन था ये था सत्ता का विकेंद्रीकरण, कि भारत के अंदर जो केंद्र सरकार है सारी पावर वहां पे है, स्टेट में आई, और स्टेट के बाद भी क्या कर दो, इसको बोला इसको सबको बिखेर दो, गांवों में इसको क्या कर दो, लोगों में बिखेर दो। तो ये क्या हो गया, इसमें क्या होगा कि गांव का आम नागरिक भी सरकार के अंदर क्या सहयोग करेगा, वो भी उसका एक पार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, विकास कार्य में तेजी आएगी। और यही क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता को बिखेर देना। ये एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद में क्या है कि नेक्स्ट जब हम देखते हैं यहां पर कि ये तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो गया, और इसके लिए क्या कर दो, पंचायती राज व्यवस्था यहां पे लागू कर दो। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बोला पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए अपनी त्रिस्तरीय होनी चाहिए। ये बलवंतराय मेहता समिति ने कहा कि आप जो पंचायती राज व्यवस्था यहां पे लागू कर रहे हो, ये कैसी होनी चाहिए, बोले होनी चाहिए त्रिस्तरीय होनी चाहिए। ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि बताइए बलवंतराय मेहता समिति ने पंचायती राज के कितने स्तरीय बात की है, तो ऑप्शन होता है 2, 3, 4, तो आप ध्यान रखना त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तरीय में क्या होगा, बोला सबसे ऊपर तो क्या होगा, यहां पे जिला होता है, बीच में क्या होता है, खंड होता है, और लास्ट में क्या होता है, गांव होता है। तो ये हो गया त्रिस्तरीय। कैसे, सबसे ऊपर तो हो गया आपका क्या हो गया, यहां पर जिला हो गया, सबसे ऊपर तो क्या हो गया, जिला, ये जिले पे हो गया। फिर आपका जो ब्लॉक होता है जो हो गया आपका खंड स्तर पे, और सबसे जो बॉटम है यहां पे हो गया आपका गांव पे, गांव स्तर पे। और यहां पे क्या करना है, बोला यहां पे क्या करना है कि आपका जो त्रिस्तरीय वाला जो सिस्टम है, यहां पे सबसे टॉप पे तो रहेगा आपका जिला,
और जिले में तो क्या कर दो, बोला यहाँ पे जिला परिषद बना दो, ये जिला परिषद जाएगी जिला स्तर के ऊपर। और बीच में आपका जो ये खंड है, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे आपकी पंचायत समिति हो जाएगी, और सबसे नीचे हो जाएगा आपका ग्राम स्तर पे आपकी ग्राम पंचायत। तो ऐसे करके, और इसके 3 स्तर हो गए, 1, 2 और 3। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च संस्था कौन सी है। और एक बार 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर यही सवाल आया था कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च संस्था कौन सी होती है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, एक तो आपका ग्राम पंचायत, दूसरा आपका पंचायत समिति, तीसरा आपका जिला परिषद, और आपका चौथा जो ऑप्शन था वो था आपका पंचायती राज जो विभाग है उसके बारे में। तो लोगों ने क्या किया भाई, पंचायती राज विभाग ही होगा। जबकि देखो दोस्तों, इसका राइट जो आंसर है इसका ये होता है जिला स्तर पे, मतलब पंचायती राज व्यवस्था के अंदर सर्वोच्च जो संस्था होती है वो क्या होती है, जिला परिषद होती है। और सबसे जो छोटी संस्था होती है वो होती है आपकी ग्राम पंचायत। तो थोड़ा इसका ध्यान रखना, हम आगे चर्चा भी करेंगे इनके ऊपर कि बताइए इन तीनों लेवल पे है जो संस्थाओं को, इनका संचालन कैसे होता है, ये बनती कैसे है, और इनमें सदस्यों की योग्य क्या क्या होती है, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है और राजनीतिक अधिकारी कौन होता है। जैसे हम बात करें कि आपका ग्राम पंचायत में होता है, यहाँ पे सरपंच होता है, जनप्रतिनिधि, तो वो तो क्या हो गया, जैसे आपके राजनीतिक अधिकारी हो गया। और उसका सहयोग करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक ग्राम सचिव का पद सृजित कर दिया। तो ये पूरा सिस्टम हम आगे देखेंगे जब हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपका के.एम. मुंशी वाला कि भाई के.एम. मुंशी कमेटी ने सबसे पहले सिफारिश कर दी। सिफारिश क्या कर दी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को यहाँ पे लागू कर दो। और 2 अक्टूबर 1952 को क्या कर दिया, यहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या कर दिए, यहाँ पे शुरू कर दिए। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए क्या कर दिया हमने, इसकी समीक्षा कर दी। और समीक्षा करके और बलवंत राय मेहता ने क्या कर दिया कि इसके अंदर आपको क्या करना है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे पे लागू करना है। तो ये तो हो गया आपका पंचायती राज वाला एक इंट्रोडक्शन। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है कि जो पंचायती राज है ये तो आपकी उसने रिपोर्ट क्या कर दी, पेश कर दी। और आपने खूब पढ़ा है कि भारत के अंदर पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सबसे पहले कहां पे लागू की गई, सबसे पहले इसकी ओपनिंग कहां पे हुई, तो 2 अक्टूबर 1959 को आपका जो नागौर है, आपका जो नागौर है राजस्थान में जिला पड़ता है नागौर, उसमें कोई बुक्तुरी जगह है, ग्राम पंचायत है, वहां पे इसको सबसे पहले लागू कर दिया गया। ये भी फैक्ट के रूप में कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि बताइए भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन कहां पे हुआ। तो राइट आंसर क्या होता है आपका 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को क्या होता है कि आपका ये पंचायती राज क्या हो गया, यहाँ पे शुरू हो गया 2 अक्टूबर 1959। और ये नागौर से शुरू हुआ। 2 अक्टूबर 1959 को इसके क्या हो गई, इसकी ओपनिंग हो गई। और इसका जो उद्घाटन करने वाले कौन थे, वो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कर दिया, इसका उद्घाटन कर दिया गया। अब उसके बाद में क्या है कि आपने पढ़ा होगा कि आपका फिर 73वां संविधान संशोधन हुआ। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। और उसमें क्या कर दिया, इसको अनुसूची 11, दोस्तों ये 2 नहीं है, ये अनुसूची 11 है। इसको अनुसूची क्या कर दिया, 2 में इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया गया, सॉरी 11 में इसको जोड़ दिया गया, मतलब अनुसूची 11 के अंदर इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। और कौन से भाग में है, ये आपके भाग 9 में है। और प्रेजेंट टाइम में जो इसको जो विषय है वो कितने सौंपे गए इसको, 29 इसमें विषय है। और जो आपका जो ये पंचायती राज जो है ये कौन से उसमें आता है सूची के अंदर, तो ये आता है राज्य सूची के अंदर। आपका जो पंचायती राज है ये आपका राज्य सूची का विषय है। और पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को। तो प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को क्या हो जाता है, पंचायती राज दिवस। और ये 73वां संविधान कब हुआ था आपका, 1992 में। तो दोस्तों इसके फैक्ट है, ये भी कई बार एग्जाम में आते हैं कि बताइए इसमें विषय कितने हैं, बोला विषय 29 है। कौन से भाग में है, भाग 9 में है। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, बोला पंचायती राज से है। ये कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और सर्वप्रथम भारत में ये कहां पे शुरू हुआ था, तो ये आपके भारत में शुरू हुआ था आपके नागौर राजस्थान से। तो दोस्तों ये तो इसका एक सामान्य से परिचय था। अब हमारा जो अगला जो वीडियो आएगा हम उसमें ये विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाई प्रेजेंट टाइम में जो हम देख रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था जो 73वें संविधान संशोधन के बाद में आई है, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, पंचायतों को कौन कौन सी पावर है, इसका गठन किस तरह से हुआ,
अनुच्छेद 243 में 243 ए से लेके ओ तक हम इसका पूरा डिटेल देखेंगे कि आपका जो राज्य वित्त आयोग है इसीलिए बनाया गया, उसमें क्या क्या सिस्टम होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल क्या होता है, काम क्या होता है, इन सब टॉपिक की हम चर्चा करेंगे जो हमारा जो नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है उसके में। तो तब तक हम आपसे विदा चाहेंगे और आप हमसे यूं ही जुड़े रहिए और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।